हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं हिस्टोलॉजी सीरीज़ 1। काफ़ी बच्चों के कॉल मैसेजेस आ रहे थे सर बाकी सब्जेक्ट भी का भी वीडियो जल्दी से अपलोड कर दीजिए, माइक्रोबायोलॉजी का तो चल ही रहा है। तो आज हम फाइनली लेके आए गए हिस्टोलॉजी के, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अभी एक आध वीडियो बचे हैं, पैरासाइटोलॉजी के, बट हम वो भी सुबह सुबह हिस्टोलॉजी जब तक चलेगा तब तक अपलोड होगा, और शाम के टाइम पे इवनिंग टाइम में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सीरीज चलाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में हम हिस्टोलॉजी चलाएंगे, फिर अदर्स, ठीक है। हिस्टोलॉजी तो छोटा सिलेबस कम है तो जल्दी हो जाएगा कवर। उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और अदर जो सब्जेक्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम हिस्टोलॉजी डिस्कस करेंगे क्योंकि हिस्टोलॉजी भी माइक्रोबायोलॉजी के बाद जो दूसरा जो टफ सब्जेक्ट होता है वो हिस्टोलॉजी का ही होता है। उसमें बहुत ऐसे ट्रिकी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम संभावित क्वेश्चन लेके आए हैं। अब डेट बढ़ गई है, अच्छा हुआ थोड़ा पढ़ने का मौका मिल गया हमें, ठीक है। ये ना रहे कि हमने पढ़ लिया है, ठीक, सिलेबस से पढ़ लिया है, फिर भी ये क्या हुआ होता है कि पूरा पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तो हमें देखो एक मॉडल पेपर टाइप का हम कोशिश कर रहे हैं कि एक रिलेटेड क्वेश्चन दें। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम हिस्टोलॉजी में भी लेके आए हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी उसी टाइप की लेके आए थे, ठीक है। जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुई थी 2022 और 2023 को, ठीक है, उनको एक कंसेशन करके हमने क्वेश्चन आंसर निकाले हैं, ठीक है। कि अगर 2022 में पूछा गया था 2023 में, तो 2025 में संभावित किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता ही है कि जो अभी जो चल रहा है वो एक MMLT लेवल का पूछ रहा है। BMLT को तो सभी लोगों ने बेसिक लेवल समझ के रखा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि BMLT से तो कुछ भी आया नहीं है। पहले हम लोग हीमोग्लोबिन की रेंज पढ़ते थे, अभी क्या पूछता है उसके टाइप्स, उसके आयरन्स मोलिक्यूल्स, उसका एटॉमिक नंबर्स, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर्स के ऊपर से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि हमने BMLT में इतना डीपली नहीं पढ़ा है। वो सारे के सारे MMLT लेवल का है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि अभी एक से बढ़कर एक सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं हम, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक परसेंटेज देखा जाएगा तो 80% लोगों ने बिना सब्सक्राइब किए ही अभी तक मतलब वीडियो व्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब दबा ले, तो ठीक है, हमें भी ऐसा एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 25% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है चैनल्स को, ठीक है। तो बाकी जो 80% अनसब्सक्राइब व्यूवर्स है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं, तो आप भी थोड़ी आपका सहयोग प्रदान करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें, ताकि जो ऐसे बच्चे हैं जो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इन स्पेशली तो हम ऐसे ही मिडिल क्लासेस बच्चों के लिए ही क्लासेस स्टार्ट किए हैं, ताकि उनको भी वो मटेरियल मिल सके जो सिलेक्टेड लेवल का हो, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि जो महंगे BMLT का जो अभी जो रेट भी चल रहा है वो 20,000 25,000, ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का चल रहा है, तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चे। तो ऐसे बच्चों को तो ज़रूर शेयर कर दे जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो हम भी ऐसे बच्चों को लेके आए हैं। हमने अभी उसमें एनालाइज करके देखा चैनल को, तो सिर्फ 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बाकी जो 75% बच्चे हैं वो अनसब्सक्राइब व्यूवर्स है, ठीक है। अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे अपने दोस्त भाइयों के यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स कराएंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी का अर्थ है और इसका इसमें जो अध्ययन करते हैं टिश्यूज, डिजीज टिश्यूज, कैंसर और सेल, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से उसको पढ़ें और उसका आंसर करें। ये जब मैंने सेल्स पढ़ाई थी, एक बैक्टीरियल सेल्स पढ़ाई थी, तो मैंने एक सब बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था कि सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है वो हमारी सेल्स होती है। देन मोर कम्प्लेक्स एंड मल्टीपल कम्प्लेक्स देन फाउंड टिश्यूज, ठीक है। तो अगर
ठीक है, हमारे जीवन के सबसे और कार्यात्मक संरचनात्मक जो इकाई है वो सेल्स है, ठीक है। और बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, हमारा टिश्यूज, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, और जब ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा क्या बनता है, पूरा बॉडी, ठीक है। कोशिका, कोशिका से फिर ऊतक, ऊतक से फिर अंग बनते हैं, और बहुत सारे से फिर अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र पूरा मिलाकर क्या बन जाती है, हमारी बॉडी। तो ये एक मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था, वो सभी को पता भी होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा देखो गलती हम वहीं करते हैं जहाँ पर हम, ठीक है, हम किसी चीज़ को ऐसे आंकते नहीं हैं, ठीक है। तो हमने, हमारा तो एक ही नारा है कि यहाँ पर आप करते करते सीखो, पढ़ते पढ़ते आप सीखो, जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है, क्योंकि काम वही बेटर होगा जो आप सीख कर कोई काम करोगे। अगर किसी काम को आप सीख कर का करते हो, ठीक है, तो वो उसमें गलती नहीं होने के फुल चांसेस से, ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो वही तो हम सिखाना चाह रहे, जो कोई भी काम आप करते करते, ठीक है, सीखते सीखते करोगे तो आप बहुत सारी गलतियां करोगे, लेकिन वही काम आप, ठीक है, सीख कर करोगे तो गलती होगी नहीं। तो अपना चैनल भी यही सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या है, आप सीखते सीखते काम करो, मतलब सीखते सीखते पढ़ो, ताकि आप अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है वहाँ पर आप क्या हो जाए, आप सीख चुके होंगे, तो वो सीख कर करोगे तो वहाँ पर गलती नहीं होगी, तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है पास होने के लिए। तो क्वेश्चन आंसर तो हम लोग डिस्कस इसे देखो, और प्लस बात ये होती है कि वही चीज़ें हमें याद हम वहाँ पेपर में भी या हम कोई सी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें टीचर्स की बात ही याद रहती है, और वही हमें सिलेक्शन दिलाती है। कोचिंग में पढ़ाने का तो यही उद्देश्य होता है, भाई हम अकेले भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में सबको दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर वो क्या खुद की अकेले की बात होती है, और यहाँ पर हमने बताया तो वो हमारी जो बातें होगी वो आपके दिमाग में गूंजती रहती है कि टीचर ने यहाँ तक पता चल जाए कि एक कोने में लिखा था ये टिश्यू, एक राइट हैंड साइड टिश्यू लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड सेल्स लिखा था, ऑर्गन कहाँ पर लिखा, इतना तक याद हो जाता है, ठीक है। तो इस लेवल का आपने को पढ़ना है, तो हम आपके साथ हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो हम तो हमारी तरफ से फुल दिन रात लगे हैं, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आपके पीछे लगे हैं। तो इसीलिए तो अभी हमने आज ही मैंने एनालाइज करके देखा तो 75% अनसब्सक्राइबर है। तो आप लोग भी ऐसा सब्सक्राइब थोड़ा हमें मोटिवेशन करें तो हम और अच्छे तरीके से हम बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो सभी के लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स बताया, तो अभी तक तो सभी ने आंसर कर दिए होंगे। देखो, जिसमें हम लोग टिश्यू की स्टडी करते हैं, ठीक है, टिश्यू की स्टडी करते हैं, हम उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ना कि हिस्टोपैथोलॉजी। अगर किसी ने ए आंसर किया है वो तो गलत है, ठीक है। जिसमें हम ओनली ऑन शब्द आएगा हिस्टोपैथोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी नहीं। पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमार, निदान, डिजीज का निदान। पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग निदान, ठीक। पैथोलॉजी का जो मुख्य उद्देश्य होता है रोग निदान। पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, डायग्नोसिस होता है, ठीक है, तो वहाँ बीमारी की अध्ययन होता है। पैथोलॉजी मतलब बीमारियों का अध्ययन। अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है सिर्फ हिस्टोलॉजी आता है, हिस्टोलॉजी आता तो इसका राइट आंसर ए रहता, लेकिन यहाँ पूछ लिया हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब हिस्टो भी लगा दिया, टिश्यू भी लगा दिया और पैथोलॉजी भी लगा दिया, तो मतलब बीमार टिश्यू का अध्ययन करना, जो टिश्यू बीमार है उनका अध्ययन करना। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा बी। अगर यहाँ पर ऑन्कोलॉजी आता है तो उसका राइट आंसर कैंसर होता, क्योंकि ऑन्कोलॉजी में ही हम कैंसर की स्टडी करते हैं। और सेल्स की बात आती है ना तो वो साइटोलॉजी आता है, ठीक है। और साइटोपैथोलॉजी बोल दिया तो हमारा सेल डिजीज, ऐसा वो कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी देखो, अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आ सकता है, पढ़ लो। सिर्फ उसमें पैथोलॉजी तो लगाना है, तो पैथोलॉजी लगा दिया तो सेल डिजीज हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी मीन्स, ठीक है। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का मतलब क्या है, डायरेक्ट स्मेयर स्टडी ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सिक्रेशन, डिजीज टिश्यू, कैंसर या प्राइमरी इन्फेक्शन। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। देखो, प्रश्न के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है, प्रश्न के अंदर ही। ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, किसके एक डेफिनेशन टाइप का है, एक्सफोलेटिव
साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी में तो सेल्स है, ये तो स्वाभाविक है, सेल्स है, तो सेल्स आ गया तो बी तो उसका आंसर होने वाला ना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा, बी होगा ही नहीं। और डायरेक्ट स्मेयर स्टडी, ठीक है, वो तो माइक्रोस्कोपिक में चले जाएगा, बॉडी फ्लूइड या हो या सेक्रेशन हो, वो किस में चले जाएगा, हमारा बॉडी फ्लूइड में चले जाएगा, ठीक है, तो ए भी उसका आंसर नहीं रहेगा। और यहाँ टिश्यू की बात हो रही है, डिजीज टिश्यू बोल दिया बी में, तो बी भी इसका आंसर नहीं होगा। और प्राइमरी इन्फेक्शन, तो ये एक तो प्रोसेस है, एक स्टेज है, ये क्या है, हमारी एक स्टेज है, इस तरीके से समझे। देखो हिस्टोलॉजी में हमने बहुत ही ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ से सीख के जाना हिस्टोलॉजी, ठीक है, इसीलिए मैं कुछ यूनिक करने की कोशिश करता हूँ और ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ। भले कम क्वेश्चन रहते हैं लेकिन वीडियो में तो हम लोग 100+ दे ही रहे, इसी ऐसे समझो क्वेश्चन को। अब साइटोलॉजी बोल दिया तो वो सेल्स होगा, वो सेल्स का एक्सप्लोरेटिव मतलब वहाँ पर ठीक है, अनकंट्रोलेड सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जो बोलना एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी मतलब, साइटोलॉजी मतलब तो सेल्स ही है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है अनकंट्रोलेड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जहाँ पर, ठीक है, बिना वजह ही सेल्स का ग्रोथ होना है तो हमारा कैंसर कहलाता है। ये हम लोग पढ़ते हैं ना कि किसी पार्ट में बिना दर्द के, ठीक है, बिना किसी साइड इफेक्ट का ही ग्रोथ होता है, हमारी वो सेल्स का डेवलपमेंट होते जाता है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर। तो एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी मीन्स होता है हमारा कैंसर, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा सी। इस तरीके से समझे, सीखो, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए, थोड़ा पीडीएफ ऊपर नीचे हो जाता है, वो क्या मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी कंटेंट देना है, ठीक है, बहुत सारे से बच्चे परेशान है बेचारे, तो उनको क्या क्या होना है, अब वो कंटेंट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, भले क्वालिटी से कुछ नहीं होता है, वो क्वालिटी तो आपकी बनी जाएगी, आप पढ़ के आप अपनी खुद से मैं आपकी क्वालिटी बना चाहता हूँ, भले वीडियो में या जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, हमें भी पता है, लेकिन इस व्यवस्था को नज़रअंदाज करते आप उसकी जो क्वांटिटी देखोगे, क्वांटिटी को मेज़र करोगे तो आप एक क्वालिटेटिव पर्सन बन जाओगे, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका इस बार 100% अपनी चैनल के माध्यम से सिलेक्शन हो, तो हम इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं, अब मुझे अजीब सा लगा कि 75% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल को और ना ही लाइक कमेंट्स किए, ठीक है, अभी तक कम से कम 15,000 व्यूज़ हो गए, उसमें से 15,000 व्यूज़ का 75% हुआ है, तो लगभग बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो ऐसा ना करें, हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे, तो आपका एक छोटा सा आपका एक समय लेना चाहेंगे हम, ठीक है, 2 या 3 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। दिस टेक्निक इज यूज्ड प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू, इस तकनीक का उपयोग एक ऊतक को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। ये तो सभी को पता है, ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें बोथ दे दिया तो कोई कन्फ्यूज़न होकर इसको लगा सकते हैं, लेकिन पहले अच्छे से पढ़ लो। माइक्रोटोमी आप सभी को पता ही होता है, माइक्रोटोमी, माइक्रो मतलब होता है छोटा और टोमी का मतलब होता है काटना, छोटे छोटे टुकड़ों को काटना, ठीक है। और जो सैंपल होता है हिस्टोपैथोलॉजी में हमने बताया था, इसमें बायोप्सी और ऑटोप्सी दोनों होते हैं, ठीक है, जो मर्क्यूरी से आते हैं वो ऑटोप्सी सैंपल, ठीक है, जिसको विसरा बोलते हैं, विसरा सैंपल भी आते हैं लैब में कई किसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या उसका आइडेंटिफाई करने के लिए, तो के थ्रू बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, पर ऑलमोस्ट तो अब उतना लेवल का तो अब कोई जाए तो अच्छी बात है, बट अब हिस्टोपैथोलॉजी में तो आपको एक बायोप्सी देखने को मिलेगी, किसी को ट्यूमर वगैरह हो गया, किसी को इन्फेक्शन वगैरह हो गया। सपोज करो, देखो हीमोटोलॉजी में भी आपकी हिस्टोलॉजी की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया, ब्लड टेस्ट में भी कुछ आ नहीं रहा है, उसके बाद आप कल्चरिंग करवा लिए, बायोकेमिस्ट्री से भी करवा लिए, ठीक है, उसके बाद आप माइक्रोबायोलॉजी में भी देख लिए कि कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट या एडिशनल बैक्टीरिया पैरासाइट या तो नहीं है, ठीक है, वो आप माइक्रोबायोलॉजी से पकड़ में आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमारी हिस्टोलॉजी की आवश्यकता आती है, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी में ये चीज़ें कन्फर्म हो जाती है तो वो, क्योंकि वो डायरेक्ट सेल्स टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं हम कि क्या उसमें अबनॉर्मलिटी नॉर्मल है और क्या उसमें अबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करने के लिए हम हिस्टोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है,
सभी लोग जानते हैं, लेकिन सभी लोग इतना नहीं जानते हैं कि देखो सबसे पहले तो हम नॉर्मली सीबीसी करवाते हैं, हीमेटोलॉजी की आवश्यकता होती है, देन फिर फंक्शन टेस्ट करते हैं हम, बायोकेमिस्ट्री की आवश्यकता होती है एलएफटी आरएफटी में, देन फिर क्या करते हैं हम, उसके बाद भी हम लीवर किडनी का भी पता नहीं चल रहा है, तो हो सकता है बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन हो, तो इस चीज़ का एकदम फाइनली डायग्नोसिस करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में सैंपल पहुँच जाते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में उसका एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें भी अगर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ, क्योंकि उसमें हम लोग ग्रोथ ही देखेंगे, बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रोथ, ठीक है, तो उसमें कुछ भी बैक्टीरिया फाउंड नहीं होगा तो फिर, और उसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होगा तो उसको फिर वो किधर भागेगा, वो पैथोलॉजी की, वो सॉरी हिस्टोलॉजी की उधर भागता है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं उसका टिश्यू सैंपल्स लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी उनको ऐसा लगता है वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसमें टिश्यू सैंपल को पहुँचाते हैं, तो वहाँ पर हमें हिस्टोपैथोलॉजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ सभी लोग देखें कि माइक्रोटोमी का मतलब अभी मैंने बताया था कि माइक्रो का मतलब सभी छोटा, मतलब स्मॉल आप सभी जानते हो, और टोमी का मतलब होता है कट करना। ठीक है, तो माइक्रोटोमी मतलब जो टिश्यू होता है, चाहे वो ऑटोप्सी हो या बायोप्सी, में तो दोनों चीज़ें पढ़ना है, तो बायोप्सी हो या ऑटोप्सी दोनों चीज़ों को कट करने के जो प्रोसेस को, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की जो प्रोसेस, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम माइक्रोटोमी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोटोम, और उसको जो प्रोसेस है वो टोमी हो गई। ठीक है, माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को देखने के लिए, और माइक्रोस्कोपिक मतलब देखने की प्रक्रिया, उसी प्रकार माइक्रोटोम एक इंस्ट्रूमेंट है और माइक्रोटोमी बोल दिया तो वो प्रोसेस हो गई, टिश्यू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना माइक्रोटोमी कहलाती है। तो यहाँ पर तो प्रिजर्वेशन की बात आ रही है। ठीक है, एम्बेडिंग क्या होती है, एम्बेडिंग टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है। एम्बेडिंग क्या किससे करते हैं हम लोग, पैराफिन वैक्स से करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है। जैसे जो टिश्यू बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल टिश्यू हो गए या लीवर का टिश्यू हो गए, तो वो क्या करते हैं एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो उसकी स्टडी हम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो उसको स्टेबल करने के लिए उसको हार्डनेस प्रोवाइड करवाना था, उसको कट करने के लिए। ठीक है, ताकि वो उसका रियरी उसका साइज शेप में वो कट सके। ठीक है, इसलिए उसको हम लोग एम्बेडिंग करते हैं। तो इसका भी आंसर बी नहीं आएगा। ठीक है, तो बी भी इसका आंसर नहीं आएगा। फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब होता है उसको प्रिजर्वेशन करना। तो हमें क्या पूछा गया था कि दिस टेक्निक इज यूज टू प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू, तो टिश्यू को प्रिजर्वेशन करने की। अब देखो, अब बोथ तो आएगा नहीं क्योंकि ए भी हट गया और बी भी हट गया है, तो उसका जो राइट आंसर आएगा हमारा फिक्सेशन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। आप मैच करो क्या आपने इसमें क्या आंसर टिक किया है। बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी रिस्पॉन्स ज़रूर करें। चलिए, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। दिस टेक्निक प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, अच्छे से ध्यान देना है कि इसमें पूछा क्या गया। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, दिस टेक्निक प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू टिश्यू कट सेक्शन। ठीक है, यह तकनीक ऊतक कटौती वर्ग को आवश्यक कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, इसका इसका अच्छे से इसका आंसर करेंगे। अब कट टिश्यू बोल दिया, कट टिश्यू सेक्शन, लेकिन आप इसका गलत करोगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें ऑलमोस्ट बच्चे इसका गलत कर जाएंगे। लेकिन इसमें पूछा कुछ और गया है, दिस टेक्निक प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू टिश्यू कट सेक्शन। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, समझ में नहीं, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये ग्रुप 5 का ही लेवल का ही क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या, क्योंकि बैठते ही है, तो आप तो इसको ग्रुप 5 का ही क्वेश्चन समझ के उसको आंसर करो। ठीक है, यहाँ पर सीख जाओ कि यहाँ पर हम लोग सीखते सीखते काम कर रहे हैं, सीखते सीखते पढ़ रहे हैं, तो गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, उससे परेशान मत हो कि बाकी बच्चे क्या आंसर कर रहे हो। हम दिलो दिमाग से सोच कर आपने जो क्या पढ़ा है, ठीक है, समझो और फिर उसका आंसर करो। हिस्टोपैथोलॉजी बहुत ही, हिस्टोलॉजी इसीलिए मैंने बोला था कि इसे देखो, इसे जल्दी जल्दी बन जाते हैं, हालांकि ये भी टाइम लेते हैं, 2-3 घंटे में बहुत ही कम क्वेश्चन बन पाते हैं, मेहनत तो बहुत लगती है। ठीक है, बनाओ, फिर टाइप करो, फिर उसको सेटलमेंट करो, फिर पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करो, तो बहुत टाइम लगता है।
ठीक है। तो दिस टेक्निक प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस। अब इसमें देखो बोला क्या गया, सभी लोग करेंगे, माइक्रोटोमी आएगी, एम्बेडिंग आएगी, फिजिशियन आएगा, या बोथ आएंगे, बी एंड सी। ठीक है, तो ये देखो पहले आप अगर इसको समझ जाओगे तो वह टेक्निक बताना है जो उसको अभी मैंने बताया था। क्या बताया था मैंने कि टिश्यू को कट करने के लिए उसको हार्ड करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना था, टिश्यू को कट करने के लिए हार्ड करना पड़ता है। तो किससे करते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया, पैराफिन वैक्स से। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस टेक्निक को क्या बोलेंगे? अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर कर दिया होगा। ठीक है, गलत कर दोगे तो चलेगा, क्योंकि यहां पर तो सीख रहे हो। गलत करो बिल्कुल, यहां पर खूब गलतियां करो। ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इस लेवल से आपको समझाएगा हर तरीके से। ठीक है, हर तरीका का हम कोशिश करते हैं कि संभवतः वह टेक्निक जो टिश्यू को काटने के लिए उसको मदद कर देगी, इसलिए उसको हार्ड कर दे। तो कौन सी, ऐसा पूछा, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो इस चीज़ को। वह टेक्निक का नाम बताओ जो टिश्यू को काटने के लिए, ठीक है, मदद करेगी। अब टिश्यू को काट कैसे करेंगे हम लोग, उसको हार्ड बनाएंगे तभी तो उसको काटेंगे। दिस कट सेक्शन, ऐसा बोला है, टिश्यू कट सेक्शन। तो सभी लोग, आई होप कि सभी इसका आंसर सही किए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा। ठीक है, इसका ए आंसर नहीं आएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। दिस टेक्निक प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू टिश्यू कट सेक्शन। ठीक है, माफी चाहेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करने वाले भाई साहब ने भी पता नहीं क्या देख के इसका आंसर ए कर दिया था, तो इसका ए आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, वो क्या होता है, मैं चेक नहीं कर पाता हूँ, डायरेक्ट क्लासेस लेने आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं उसको रीचेकिंग करूँ और फिर क्लास से लेने आऊँ। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है। कोई सोचेगा कि गलती तो चलते रहता, उनको खुद ही नहीं पता रहता क्या आंसर हो सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं क्या वो चेक नहीं कर पाता हूँ। जैसे ही मैं आता हूँ, मटेरियल उठाता हूँ, माइक वाइक उठाता हूँ, अपने हॉल में आके डायरेक्ट कोचिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अभी ड्यूटी भी जाना होता है, फिर वापस आओ तो बिटिया रानी के साथ थोड़ा टाइम भी देना होता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा चेक नहीं कर पाता हूँ। तो आप निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए, मैंने इसीलिए आपको पूरा कन्वर्सेशन करके बता दिया। इसमें देखो दिस टेक्निक, हो सकता है आपको भी ऐसी गलती हो सकती है, गलती सभी से होती है। तो यहाँ पर भी थोड़ी माइनर हुई है, माइनर नहीं बहुत बड़ी गलती मान सकते हैं इसको। ठीक है, अगर हम ही लोग ऐसा इस तरीके से अगर टाइपिंग मिस्टेक करते जाएंगे तो आप तो गलत पढ़ोगे, लेकिन आपको गलत नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि दिस टेक्निक प्रोवाइड नेसेसरी हार्डनेस टू, किसके लिए, अब नेसेसरी हार्डनेस प्रोवाइड क्यों की जा रही है, ताकि टिश्यू को अच्छे से काट सके, यही कहना है हमारा। इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन आएगा एम्बेडिंग, क्योंकि एम्बेडिंग का काम होता है टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करवाना। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर बी कर लेना, ए नहीं करना है, इसका आंसर बी करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऐसे ही घुमावदार क्वेश्चन आएगा, इसीलिए कंप्यूटर टाइपिंग करने वाले भाई साहब ने गलती कर दी है। उन्होंने भी शायद देखा होगा, उनको लगा होगा कि भाई कट बोल दिया तो अपने हिसाब से लगा दिए होंगे। ठीक है, क्योंकि भाई साहब भी टेलीमेडिसिन में काम करते हैं और वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको लगा होगा कि सर ने कुछ गलती कर दी होगी। ठीक है, शायद इसलिए नहीं उन्होंने, क्योंकि टिश्यू कट देखकर उन्होंने माइक्रोटोम लगा दिया होगा। ठीक है, तो आप इसकी गलती ना करें, इसका आंसर बी राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया है, तो सभी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि इसमें आगे पूछा गया, वो 4 लिया, 2 बोल दिया उसने, 2 के लिए, टिश्यू कट सेक्शंस के लिए, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हम। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। टू प्रिपेयर वेरी थिन सेक्शन आर टिश्यू दिस इंस्ट्रूमेंट इन यूज। ठीक है, वेरी वेरी थिन बोल दिया, इसमें डबल नहीं बोला, वेरी थिन मतलब बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन। देखो एक शब्द से है ना पूरे आंसर की वाट लग जाती है। ठीक है, एक उत्तर के बहुत पतले वर्ग को तैयार करने के लिए यह साधन का उपयोग किया जाता है।
मतलब यह साधन मतलब कौन से साधन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन तो हमें इस तरीके से पढ़ना होता है। जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ना कि एक ऊतक के बहुत पतले वर्ग को तैयार करने के लिए किस साधन या इस साधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें इस या किस में हमें बताना है कि किसका यूज़ किया जाता है। रोटेटरी माइक्रोटोम, फ्रीजिंग माइक्रोटोम, रॉकिंग माइक्रोटोम या अल्ट्रा माइक्रोटोम। तो सभी लोग इसका आंसर तो सभी 100% बच्चे सही करेंगे। स्पेशली जो 75% बच्चे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम तो एक उच्च विचार लेके चलते हैं कि ऐसे बच्चों की हेल्प किया जाए जो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाए, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए हम वो चीज़ें देते हैं जो कोचिंग से भी एक लेवल बढ़ के हैं। कि हमें देखो 2000 जब हमें भी ऐसा, हम लोग भी इतना ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बट मैंने सोचा कि नहीं यार अब उनको वही चीज़ें देखो आजकल का जो दिमाग, बच्चों का दिमाग है वो बनी बनाई थाली के ऊपर वो पसंद करते हैं। ठीक है, खुद खाना बनाना पसंद नहीं करते, वो सोचते हैं कि यार बनी बनाई थाली मिल जाए, इसलिए वो रेस्टोरेंट और ठीक है होटलों में खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे बच्चों का ये हमने सोचकर उनको डायरेक्ट वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जो उनके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन दिला सकें। ठीक है, ऐसी चीज़ हम डायरेक्ट लेके आ गए। वो सोचते कि कहाँ यार पूरा डिटेल पढ़ना, ये पढ़ना, हालांकि डिटेल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट अब समय भी कम है, इसलिए हमें डायरेक्ट वो चीज़ लानी पड़ी जो उनके लिए बेनिफिटेड है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हम उसी लेवल से थोड़ा आगे बढ़कर हम क्वेश्चन लेके आए हैं और थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को, वरना सभी लोग इसको आंसर सही करते हैं। ठीक है, टू प्रिपेयर वेरी थिन सेक्शन ऑफ अ टिश्यू दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज। तो रोटेटरी माइक्रोटोम्स, फ्रीजिंग माइक्रोटोम्स, रोकिंग माइक्रोटोम या अल्ट्रा माइक्रोटोम। ठीक है, अब रोटेटरी माइक्रोटोम आप देखा होगा, ये तो नॉर्मली ये रूटीन यूज़ भी इसका करते हैं। ठीक है, अगर इसमें रूटीन यूज़ भी अगर आता है तो हमें कौन सा लगाना, रोटेटरी माइक्रोटोम ही लगाना है। ठीक है, रोटरी माइक्रोटोम का ही हम लोग रूटीन यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट उसी का यूज़ होता है। हालांकि अभी तो ऑटोमेटिक मशीन आ गई, लेकिन क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि हमें देखो पुरानी ज़माना बदल गया लेकिन हमें पुरानी रीति ही पढ़नी पड़ती है। ठीक है, वही आते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि रूटीन माइक्रोटोम में कौन सा यूज़ होता है हमारा, रोटेटरी माइक्रोटोम। ये बहुत ही ईजी है, आर से दोनों आएगा तो आप लगा सकते हो। हालांकि आर से रोकिंग भी है। ठीक है, रोकिंग भी है, लेकिन रोकिंग नहीं है, रोटेटरी, जो हाथ से हम रोटेट करते हैं और वो खटाखट को स्लाइस में तोड़ते जाता है, लाइक रिबिन, लाइक जो होते हैं वो, उनको डायरेक्ट हम वाटर बोथ में डाल देते हैं और उसको फिर स्लाइड से फिर पुट अप करते हैं। ठीक है, देन उसकी पूरी प्रोसेस करते हैं। ठीक है, एक जो बिंदिया टिकिया टाइप की जो बड़ी बड़ी जो माताएँ लगाती है, ठीक है, जो पुराने ज़माने में इसकी हमारी जो माता है वो लगाती, जो एक बिंदिया लगाती टिकियाँ। ठीक है, उस साइज़ में हम लोग उसको काट लेते हैं। तो रूटीन माइक्रोटोमी की बात आए तो रोटेटरी। अब फ्रीजिंग माइक्रोटोम्स की बात ही आप अलग है। जो जैसे ऑर्गन को हमने रूटीन मतलब डेली 1-2 दिन का ऑर्गन है, उनको कहाँ पर रख दिया हमने, फ्रिज में रख दिया, नाम से ही पता चल रहा है फ्रिज के अंदर रख दिए। ठीक है, अब वो रोटेटरी माइक्रोटोम तो उसका काट नहीं पाएगा, इसीलिए उसको कुछ स्पेशल टाइप का माइक्रोटोम होना, तो उसके लिए हम लोग फ्रीजिंग माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रोजन सेक्शन का मतलब होता है उसको हम जैसे हमने उसका पता चला सैंपल तो आ गया लेकिन उसका बायोडाटा नहीं आया उसका, तो हमने ठीक है वेट कर लिया, उसको फ्रीज में रख दिया, तो ठीक है वो फ्रीजिंग करने के लिए रख दिए, तो वो हार्ड हो गया, तो उसको तो रोटेटरी में काटेंगे तो उसको सही तरीके से आएंगे नहीं, इसलिए उसको कहाँ रख देते हम लोग, फ्रीज में रख देते हैं। ठीक है, फ्रोजन सेक्शन वो जम जाता है, हार्डनेस आ जाती है इसमें, तो उसको काटने के लिए आप रोटेटरी माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइज से स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो हम लोग ऐसे ही हमें पता ही नहीं चले कि वो नॉर्मल कैसा था और अब नॉर्मल कैसा था। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें के लिए कुछ स्पेशल माइक्रोटोम लेके आते हैं, तो वो है हमारा फ्रीजिंग माइक्रोटोम। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है, वेरी थिन बोला। अब वेरी थिन का मतलब तो हम लोग अल्ट्रा में ही लगा सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रा, ठीक है, एक शब्द अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ही बारीक, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा किरणें जो हमें दिखती भी नहीं है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए हम लोग अल्ट्रा माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। हालांकि थिन सेक्शन हम लोग रोटेटरी माइक्रोटोम में भी आ सकता है। अगर यहाँ वेरी को हटा देता, ठीक है, और आंसर बोथ देता तो भी उसका राइट आंसर होता है। ठीक, क्या होता है इसमें, वेरी थिन को हटा के, सिर्फ वेरी को हटा देता और इसमें ऑप्शन एक और दे देता। ठीक है,
ए एंड डी, ठीक है, ए और डी तो भी इसका राइट आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि थिन सेक्शन हम रोटरी माइक्रोटोम्स में भी करते हैं, लेकिन इसमें वेरी थिन बोल दिया तो अल्ट्रा माइक्रोटोम, ठीक है। तो अल्ट्रा माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ वेरी थिन सेक्शन टिश्यू के लिए, टिश्यू सेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग, घुमाओ ऐसा कि डायरेक्ट ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और इससे रिलेटेड आप शो हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारे 4 साल का अनुभव बोलता है कि क्वेश्चन तो भाई कहाँ से जाएगा, कितना वो लेके जाएगा, जितना लेके जा रहे हैं उससे आगे आके हम लोग खड़े हैं, ठीक है। जो एग्जामिनर हालांकि और वो अब उसकी दौड़ कहाँ तक है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम भी तो रास्ते में खड़े हैं भाई, रास्ते में हमें हमसे टकराएगा तो सही, कितना दौड़ लगाएगा वो, कितने दूर तक जाएगा, हम भी तो उसी रास्ते में खड़े हैं और हम उसी रास्ते जहाँ तक वो भागने की कोशिश करेगा हम भी आपको उसी रास्ते तक, उसी रास्ते चलाने की फुल कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा है डी, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और क्यों आया वो मैंने सारी चीज़ें बता दी, वेरी थिन तो अल्ट्रा ही हो सकता है ना, अल्ट्रा, अल्ट्रा लेवल का, समझ रहे हो, अल्ट्रा शब्द ही होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन, 000 पॉइंट में चले जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। टेम्परेचर मेंटेन बाय पैराफिन ओवन इन एम्बेडेड प्रोसीजर, ठीक है, आंसर शो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप तो उस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें, आप अपने हिसाब से कमेंट्स कराओ कि टेम्परेचर मेंटेन बाय पैराफिन ओवन इन एम्बेडिंग प्रोसीजर, पैराफिन ओवन द्वारा बनाया गया रखा तापमान, एम्बेडिंग प्रक्रिया, ठीक है। अब एम्बेडिंग क्या होता है, हमने आपको पहले से बता दिया कि टिश्यू में क्या करते हैं, उसको टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करवाना, हार्डनेस मतलब आप समझ रहे हो, उसमें वैक्स डालना, मोम हार्ड होती है कि नहीं, अगर उसको एक अच्छे टेम्परेचर पे रख दो, ठीक है, हाई टेम्परेचर में तो वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, लेकिन जब उसको एक ऐसे देखें ऑप्टिमम टेम्परेचर पर तो वो कितनी हार्ड होती है, तो टिश्यू को के अंदर वो जाएगी, वो टिश्यू को पूरा हार्डनेस करवा देती है। अब वो तो हम सिर्फ काटने के लिए करते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट हम माइक्रोस्कोपिक थोड़ी कर लेंगे, ठीक है, तो उसको क्लियरिंग करना होगा, तो जाइलिन से हम लोग उसको क्लियरिंग करते हैं, ठीक है। तो एक एक इसकी स्टेप भी आप याद रखना, सबसे पहले फिक्सेशन, फिक्सेशन के बाद में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद में एम्बेडिंग, एम्बेडिंग के बाद में क्लियरिंग और क्लियरिंग के बाद में माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, स्टेनिंग और स्टेनिंग के बाद में माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो ये सारी उसकी प्रोसेस है, क्या है, फिक्सेशन, और इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बना है, 100% क्वेश्चन बना है प्रोसीजर के ऊपर, कि वो बोल देगा कि कौन सा प्रोसीजर राइट नहीं है, और मैंने इसके ऊपर से क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, ठीक है, आप पोस्ट में जाके इसका आंसर कर सकते हो, उसकी प्रोसीजर राइट प्रोसीजर सभी नीचे दिए गए सभी एक में सही है, ठीक है, इस लेवल का मैंने क्वेश्चन बनाया, तो आप पोस्ट में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया, मेल्टिंग पॉइंट बताया है, जो एम्बेडिंग है हम उसको पिघलाएंगे कैसे, कैसे उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन बाय पैराफिन, तो अलग हर बुक में अलग अलग देखने को मिलता है, इसमें 58 से 56 से 58, ठीक है, लेकिन ये 55 से 65 ये सारी भी। और कल मैंने एक चीज़ें बताई थी कि अगर कोई चीज़ क्या बताया था हाँ, किसी चीज़ की नॉर्मल रेंज कितने हैं, 5.5 से 6.5, ठीक है। एक चीज़ मैंने कल बताई थी कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को समझे, ठीक है, कि मैंने क्या बताया था, देखो आप पढ़ के आए हो 5.5 से 6.5, लेकिन एग्जाम में आ गई क्या आ गई, उसमें 5 से 6 और 6 से 7, तो हमें राइट आंसर किसी ने नहीं किया, शायद प्रीवियस वीडियो में मैं बताया तो किसी ने उसमें का आंसर नहीं किया है, तो ये तो गलत बात है। हम इतनी मेहनत करते हैं और आप आंसर नहीं करते, तो हमें भी क्या लगता है कि बच्चे देखते नहीं है, पसंद नहीं है,
ठीक है, फिर ऐसा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है और कुछ कंटेंट डालने का मन नहीं करता है। ऐसे ही हमें सुबह बहुत बुरा लगा कि हमने देखा सिर्फ 25% लोग सब्सक्राइबर में हैं और बाकी जो 75% लोग हैं टोटल 15,000 में व्यूज़ में से, ठीक है। तो हमें एक अजीब सी फीलिंग आई, क्या अच्छे कंटेंट नहीं आ रहे हैं। हम आपको एक निशुल्क तौर से, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इतनी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे अपने माध्यम से सिलेक्शन हो, तो आपका भी तो एक फ़र्ज बनता है कि मोटिवेशन दे थोड़ा चैनल को, अपना चैनल समझे और ये सोचे कि देखो हम भी इसी चैनल के माध्यम से ऊपर आए हैं तो और भी लोगों का भला हो। कल आपका सिलेक्शन होता तो कल कोई भी एक गरीब बच्चा वीडियो देखेगा और सिलेक्शन होगा। तो आप भी यही तो एक मानवता है। अब एक मानवता के तौर पे ही आप आप उसको मोटिवेशनल कर दीजिए, ठीक है। एक मानवता सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में, सबसे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको करना ही है ना तो एक मानवता दिखाना है, ठीक है। जिसके अंदर मानवता है वो इंसान, ठीक है, एक सच्चा इंसान है। तो मानवता होना ज़रूरी है। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि अपनी चैनल भी ऊपर आए और ऊपर इसलिए आए, ठीक है, ताकि हमारा नाम रोशन हो। इसलिए नहीं आ रहे ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से उनका भविष्य संवारें, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है, हमारा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर चैनल ऊपर जाएगी तो लोग इसको लाइक पसंद करेंगे और इसके माध्यम से जो गरीब तबके के लोग हैं वो वॉच करेंगे और अपना जो लक्ष्य है वो साध लेंगे, ठीक है। इसीलिए आप एक मानवता के रूप में जाने जाओ। चलो इसका बताएंगे। तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो देखिए, क्वेश्चन में क्या था 5.5 से 6.5। तो अगर हम 5 से 6 की बात करेंगे तो वो बाहर क्वेश्चन चले गया। अगर जिनके मन में आया होगा कि 5 से 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा तो वो गलत है, वो डायरेक्ट नीचे हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ 6 एंड पॉइंट हो गया। तो 6 को हमको सेंटर मानना है, ठीक है। तो क्योंकि 6.5 तक था वहाँ पर, तो आगे भी तो हो सकता है। तो उसमें 6 से 7 उसका राइट आंसर आता है, ठीक है। इस तरीके आप उसको सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर भी हम बहुत सारे से 55 से 60 देखने वो, ठीक है, 55 से 60 देखने को मिलता है, 56 देखने को मिलता है, लेकिन वो 65 से आगे नहीं है, ठीक है। तो 65 से नहीं आएगा, उस हिसाब से यहाँ इसका आंसर क्या होने वाला है, उसके हिसाब से इसका आंसर होने वाला है सी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर आएगा कि 55 से 60 डिग्री सेल्सियस के में जो पैराफिन क्या हो जाएगी, वो पिघल जाएगी, ठीक है। जो हमने एम्बेडिंग प्रोसेस की थी उसमें जो पैराफिन अंदर गया था टिश्यू के अंदर, तो हम क्या, अब ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, वाटर बोथ में। तो वाटर बोथ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 50 से 60, ठीक है। तो ये वाटर बोथ का ही, अगर वाटर बोथ में, ठीक है। अब उसमें हमने स्लाइड छोड़ दिया, टिश्यू छोड़ दिए, और उसमें टिश्यू का है वो किससे कंटेंट है, एम्बेडिंग से कंटेंट है। तो वो इतने टेम्परेचर में सिर्फ टिश्यू रह जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, वो सॉरी वैक्स क्या हो जाएगी, वो पूरे वाटर में पिघल जाएगी और फिर हम उसको स्लाइड से उसको टिश्यू को पुट अप कर लेंगे, ठीक है। जैसे टिश्यू काट के हम वो, जैसे एम्बेडेड टिश्यू है, टिश्यू को माइक्रोटोम में काटा, अब उसको कहाँ रखेंगे, उसको हम वाटर बाथ में डाल देंगे, ठीक है। अगर और भी वहाँ से रिमूव नहीं होगी तो हम जाइलिंग से उसको क्लियरिंग कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पढ़े, अच्छे सोच समझ के पढ़े। आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन वही आ गया, वो एम्बेडिंग के लिए था और ये वाटर बोथ के लिए था, ठीक है। वो एम्बेडिंग में क्या हो जाएगी पूरी वो लेकिन जब उसको हम लोग देखो एकदम से उस वाटर बाथ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं। तो टिश्यू फ्लोटिंग बाथ मेंटेन टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर पे हम वाटर बाथ का रखेंगे, ठीक है। वो एम्बेडिंग का टेम्परेचर था कि एम्बेडिंग में ठीक है, वाटर बाथ में वो क्या हो जाएगी, इतने टेम्परेचर पर पूरी एम्बेडिंग उसमें जो वैक्सीन है वो पिघल जाएगी, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन हम वाटर बोथ का जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं हम, तो कितना होना चाहिए, ठीक है। एक भी जैसे अगर हम कांच को भी अगर एकदम से ज़्यादा उसको गर्म कर देंगे, भले वो रेजिस्ट 100 डिग्री सेल्सियस तक रेजिस्ट कर लेगी, लेकिन वो क्या एक स्लोली रेजिस्ट करेगी। दोनों क्वेश्चन ऐसे सेम आते हैं, 100 and 100% एग्जाम में दोनों क्वेश्चन ऐसे ऊपर नीचे सेम देते हैं ताकि आप उसको गलत करके आओ,
इसीलिए मैं आपको ये सिखाने के तौर पे, इसलिए मैंने उसको नाम दिया मॉडल पेपर। मॉडल पेपर इसलिए ताकि इसी बेस पे पेपर आते हैं, ठीक है, इसलिए हम एक मॉडल नाम दिया है। और ऐसे क्वेश्चन, दो सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए ताकि दोनों में से एक तो आप जरूर गलत करो, वो फुल कोशिश में रहती है कि दो में से एक तो इंसान बिल्कुल गलत करेगा। अगर ऊपर का टेम्परेचर आपने 50 से 60 लगाया तो यहाँ पर आप तो कुछ और ही लगा के आओगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि वहाँ पर एम्बेडिंग का जो पैराफिन टिश्यू के अंदर थी उसको पिघलाने का लेवल था, वो तो पिघलाने का लेवल ज़्यादा रहेगा, और लेकिन जो वाटर बाथ का जो लेवल रहेगा वो तो कम रहेगा ना थोड़ा। एकदम से हम वाटर बाथ को इतना टेम्परेचर पे 50 से 60 करके रख नहीं देंगे, ठीक है। तो वो एम्बेडिंग मतलब टिश्यू में से वैक्स को निकालने का टेम्परेचर मतलब ज़्यादा था, इतने टेम्परेचर पे टिश्यू में से वैक्स निकल जाएगी, पैराफिन निकल जाएगी। लेकिन जो टिश्यू फ्लोटिंग, ठीक है, अब वो तैरेगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो उसका जो टेम्परेचर होगा, सभी लोग कमेंट्स में बताओ, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 या 56 से 58। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है हमारा 40 से 50, ठीक है, क्योंकि इतना जो हमारा ये सिर्फ वाटर बोथ का टेम्परेचर है और वो एम्बेडिंग का टेम्परेचर है। तो आप यहाँ पर गलती करके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर भी आप 50 से 60 ही लगा दोगे। अभी तो हम ऊपर दे दिए, या एग्जामिनियर की गलती होगी ऐसा सोच लेता हम, ठीक है। और फिर आप आके चेक करते हो कि नहीं यार क्वेश्चन तो यही आना चाहिए था 50 से 60, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है, ये है तरीका। इसीलिए आप यहाँ सीखते सीखते पढ़ो। हमारी एक बात याद रखना कि जो काम आप सीखते सीखते करोगे उसमें गलती करोगे, और सीख कर करोगे तो गलती नहीं करोगे। इसलिए जो अपना चैनल है यहाँ पर आप जितना भी सीखना है सीख लो, ताकि आपको मेन एग्जाम में गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर सभी लोग करेंगे कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होने वाला है। बेस्ट पीएच फॉर फिक्सेसिंग, जो हमने फिक्सेसिंग करते हैं उसका बेस्ट पीएच कितना होने वाला है, ठीक है। बेस्ट पीएच की बात की, 6 से 8, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। तो दोनों चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट्स करोगे कि इसका कमेंट आंसर क्या आने वाला है। जैसे बैक्टीरिया के लिए भी पीएच होता है, तो हर एक चीज़ का पीएच आ सकता है। तो इस लेवल का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो फिक्सेटिव है उसका पीएच कितना होगा, कितना उसका टेम्परेचर होगा, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। अभी एक पोस्ट हमने डाली थी, उसमें लगभग 72 कैंडिडेट्स ने उसको आंसरिंग किया है, लेकिन उसमें लाइक एक भी नहीं है। तो आई होप कि चलो ठीक है कि आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम और अच्छा डालने की कोशिश करेंगे, आपको वो पसंद आए। देखो एक मोटिवेशनल होता है, हमें भी एक ऐसा हमारा जिज्ञासा बनी रहती है कि हमसे बच्चे पढ़ रहे, जुड़ रहे, हम बच्चों का भला करना चाह रहे, ठीक है। तो हम और अगर ये चैनल ऊपर जाएगी तो और बच्चों का भला होगा, हमारा उद्देश्य तो यही है। बेस्ट पीएच फॉर फिक्सिंग, बताओ इसमें आपको दोनों चीज़ें, एक आपको कॉन्सेप्ट देते हैं कि इसमें एसिड भी आना चाहिए और बेस भी आना चाहिए, दोनों को मेंटेन करके आना चाहिए। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट आंसर करो। सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। चलिए ठीक है, देखो क्या 6 से 8, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए, ठीक है। अभी मैंने बोला कि वो एसिड भी होना चाहिए और बेस भी होना चाहिए।
तो 6 क्या है हमारा एसिड में और 8 क्या हमारा ये 6 है हमारा एसिड और 8 है हमारा बेस एल्कलाइन। तो ये इनका जो टेम्परेचर है इन्हीं के बीच में ये बेस्ट ग्रो करते हैं। ठीक है, 6 से 8 इसका बेस्ट फिक्सेशन, सॉरी ये फिक्सेटिव है, ग्रो नहीं करेंगे, वो बैक्टीरिया था। ठीक है, 6 से 8 अच्छे से मुझे प्रॉपर फिक्सेशन होगी, क्योंकि जो ऑर्गन है, क्योंकि ऑर्गन किसका है, ह्यूमन का ही ऑर्गन है। ठीक है, तो ह्यूमन का ऑर्गन है, तो हमारा जो पीएच, ब्लड का पीएच मान 7.4 हल्का सा क्षारीय होता है, लेकिन वो पीएच है। लेकिन कोई और टिश्यू की बात करेंगे तो उसका जो पीएच होगा वो कम भी होता है। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है, वो पार्ट ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा ए इसका राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका आंसर बताएंगे, हाइपोटोनिक फिक्सेटिव गिव्स राइज टू। अगर किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में हम फिक्सेटिव को रखते हैं तो वो क्या कर देगा, वो अच्छे से रिजल्ट देगा, सेल को स्वेलिंग कर देगा, वो या प्रॉपर तरीके से फिक्सिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, वो गलती कहाँ करते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। पर यहाँ पर क्या होगा, जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन 2 प्रकार का हो सकता है, हाइपोटोनिक और सॉरी 3 प्रकार का, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो ये मैंने वीडियो अपलोड किए, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी इसके बारे में बताया था कि हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग 12वीं में ही पढ़ के आ गए थे। परासरण, अंतसरण, विसरण। ठीक है, परासरण क्या कहलाता है, विसरण क्या कहलाता है, अंतसरण क्या कहलाता है, ब्रो हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ के आए थे। हम भी एक सरकारी स्कूल से ही पढ़ के आए हैं, हमने भी कभी कोचिंग नहीं किए, जितने भी स्टडी करी सेल्फ से करी है। ठीक है, तो आप लोग भी देखो, मेरा उद्देश्य है कि आप भी इन चीज़ों में पैसा खर्चा ना करें। ठीक है, क्योंकि पैसे तो ऐसे ही हम लोगों के पास, हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमें पैसे की जो अहमियत है वो पता चलती है। तो इसीलिए वही तो हमारा उद्देश्य है। हमारा दिल और दिमाग तो एक ही बात है, सोचता है कि सबका भला करे, अपना तो भगवान भला कर ही रहा है। हाइपोटोनिक एक्सप्लेव गिव्स राइज टू। ठीक है, हाइपोटोनिक कहने का मतलब वही है, फिक्सेटिव हमारा जो मतलब फिक्सिंग के लिए हम लोग जो फ्लूइड यूज़ करते हैं, रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो उसको अगर हाइपोटोनिक में रख दिया किसी ऑर्गन को, ठीक है, कोई भी टिश्यू ऑर्गन हो सकता है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या रिजल्ट देगा, अच्छे से गुड, आखिरी में अच्छा रिजल्ट देगा, या सेल को स्वेलिंग कर देगा, या पोर फिक्सेशन करेगा, या पोर फिक्सेशन मतलब प्रॉपर तरीके से फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। तो या बी एंड सी। कंफ्यूजन के लिए दिया गया है इसमें। अब अच्छे से उसको टिक करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं इस चीज़ों को। ठीक है, और आपको फिक्सेटिव आप दोनों तरीके से याद कर ले, तो कम से कम 5 फिक्सेटिव तो याद कर ले। ठीक है, और किस तरीके से याद करना है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एसिडिक फिक्सेटिव और एल्कलाइन फिक्सेटिव। पहले तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो कि एसिडिक फिक्सेटिव कौन कौन से और एल्कलाइन फिक्सेटिव कौन कौन है। इसमें आता है साइटोलॉजी को फिक्सेटिव करने के लिए कौन सा फिक्सेटिव यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियस फिक्सेटिव, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, कॉमन फिक्सेटिव जो बेसिक जो नॉर्मली रूटीन फिक्सेटिव होता है वो 10% फॉर्मेलिन तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन और इससे रेशियो पूछा जाता है, कितना परसेंटेज फिक्सेटिव और कितना परसेंटेज ऑर्गन होना चाहिए। अगर 1% ऑर्गन है तो 20%। ठीक है, तो उसका जो रेशियो है 1/20, 1:20 रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं। अगर 1 भाग हमारा ऑर्गन है तो 20 भाग उसमें फिक्सेटिव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पढ़ें अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ें। देखो हम भी मेहनत करते हैं, हम अभी 9 बजे ड्यूटी जाने हैं, सुबह सुबह वीडियो बनाते हैं, शाम को भी बनाते हैं, खूब दिन भर प्रिपरेशन करते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे। तो हम इतनी सॉलिड तरीके से मेहनत करते हैं। ठीक है, ताकि आप बच्चों का, ऐसे बच्चों का जो बहुत ही मेहनत करते हैं, और मेरा तो हम्बली वो एक रहता है, सहानुभूति होती है, एक
मानवता के तौर पे कि बहुत बच्चे पढ़ चुके हैं, बहुत बच्चे हमारे साथ में भी बहुत बच्चे पढ़े, लेकिन वो कहीं ना कहीं, ठीक है, उनको एक प्रॉपर तरीके से वो मेंटेनेंस के कारण, गाइडिंग के कारण वो कहीं ना कहीं वो रहें। तो इस बार हम उनसे भी, उनकी भी फुल मेहनत में, सपोर्ट में, पिछली बार हमारे एक साथी थे, हमारे एक जूनियर थे, उन्होंने हमें डेली 1-1 घंटा कॉल करते थे हमसे, ठीक है। तो वहीं से हमें आइडिया आया कि जब पिछले साल हम 1-1 घंटे उनको पढ़ाने से उसका सिलेक्शन हो सकता है, तो क्या हमें, अगर हम ये समय बढ़ाकर बाकी बच्चों को भी दे तो क्या उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य था, ठीक है। मेरा यूट्यूब पे आने का एक ही उद्देश्य था कि हमने सोचा कि जब मैंने 1-1 घंटा वो डेली फ़ोन लगाते थे हमें, शाम को डेली फ़ोन लगाते थे, तो उनका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे नंबरों से हो गया, हमारे साथ ही उनका सिलेक्शन हो गया। तो क्या हम अगर 1 घंटे दे सकते, तो अगर 3 घंटे हम अदर बच्चों को भी देंगे तो क्या उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही उद्देश्य लेके हम वीडियो बनाने आए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आ रहा था कि सर आप बताओ, और कॉल भी आते थे, तो अब एक को तो इतना 1-1 घंटा दे नहीं पाएंगे। अगर हम यही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए, तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सब तक, हर तक ये चीज़ें पहुंच जाती है, ठीक है। तो यही एक कारण था हमारा यहाँ आने का, इसलिए बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा अपना एक थोड़ा मानवता के रूप में इस चीज़ को दर्शाएं, ठीक है, क्योंकि हमने सुबह चैनल को एनालाइज किया तो उसमें थोड़ा हमें लगा, ठीक है, बट हम हर पीछे नहीं हटेंगे, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है, हम किसी भी हाल में आप लोगों के साथ हैं, बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं कि अगर देखो सॉल्यूशन कितने होते हैं, हाइपरटोनिक, मैंने हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अगर हम हाइपोटोनिक में डालेंगे तो क्या होगा, वो जो कम सांद्रता की हमने पढ़ा था, परासरण का हमने जो नियम पढ़ा था, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना है, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना, वो हाइपोटोनिक आ गया, ठीक है। जैसे टिश्यू का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो ज़्यादा है, और जो पानी है, पानी का मतलब वो कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। हाइपोटोनिक की जो कंडीशन कब बनेगी, जैसे वाटर है, वाटर क्या है, उसकी जो कंसंट्रेशन कम है, बट टिश्यू क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कम, वो सॉरी पानी की, ठीक है। अगर पानी के कंसंट्रेशन कम है और टिश्यू की जो सेल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया था, हाइपोटोनिक की जो स्थिति क्या होती है, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करना, ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब पानी का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और टिश्यू का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो वो लो से हाई की तरफ जाएगा तो टिश्यू को क्या कर देगा, ठीक है, टिश्यू की जो सेल्स है उसको क्या कर देगा, स्वेलिंग कर देगा ना। तो वो किस कंडीशन है, हाइपोटोनिक की कंडीशन में, ठीक है। अभी फिक्सेटिव के ऊपर मत जाओ, फिक्सेटिव यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, बी इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें समझ जाओ कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, क्योंकि क्वेश्चन बना है 100 पे, आपको बायोकेमिस्ट्री में, हेमेटोलॉजी में आरबीसी के ऊपर भी आता है कि अगर आरबीसी को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो आरबीसी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अगर हाइपोटोनिक में रखेंगे तो आरबीसी क्या, श्रिंकेज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए हम ये से क्वेश्चन लेके आए, ताकि ये हिस्टोलॉजी में तो काम आ ही रहा है, आपको बायोकेमिस्ट्री में भी ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगी और हेमेटोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। हेमेटोलॉजी में वो क्या कर देगा, आरबीसी को क्या कर देगा, वो 12 कर देगा, ठीक है, क्योंकि आरबीसी भी क्या एक सेल है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो समझ में आएगा। अब पानी क्या होगा टिश्यू में, अब टिश्यू क्या, जैसे कोई टिश्यू रख दो, ठीक है, अब टिश्यू तो हमारा एक लाइक रुई लाइक का होगा ना, तो उसके अंदर तो पानी घुसेगा ही घुसेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है और पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वो पानी टिश्यू के अंदर चले जाएगा, तो टिश्यू सेल के अंदर जाएगा तो उसको क्या कर, स्वेल कर देगा। आइसोटोनिक की बात की जाए, अगर ऐसे जो टिश्यू का जो कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन वाटर का हो या सोल्यूशन का हो, ठीक है, या फिक्सेटिव मान लो, उतना ही कंसंट्रेशन फिक्सेटिव का ही है जितना कंसंट्रेशन टिश्यू का है, तो वो क्या करेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। तो जो टिश्यू को फिक्सेटिव करने के लिए हमें हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें अच्छे से पढ़े कि टिश्यू को फिक्सेशन करने, तभी तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आइसोटोनिक फिक्सेटिव, जितने भी फिक्सेटिव होते हैं वो आइसोटोनिक फिक्सेटिव ही होते हैं, ठीक है। और हाइपोटोनिक में तो नहीं रखते हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक में रखेंगे तो वो क्या कर देगा, पूरा सोख लेगा, वो श्रिंकेज कर देगा,
वो अब वो क्या करेगा, हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो वो इस तरीके से चले जाता है। अगर हम फिक्सेटिव का कंसंट्रेशन बढ़ा दे आरबीसी से भी या ठीक है, आरबीसी की बात करेंगे, अगर आरबीसी की कंसंट्रेशन से भी मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब हाइपर है, हाइपरटोनिक है, तो वो क्या कर देगा, आरबीसी का जो कम है तो आरबीसी उससे वो क्या कर देगा, वो उसका रस क्या निकल जाएगा, ठीक है, जितनी भी उसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो कहाँ चले जाएगी, उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, केमिस्ट्री बायो और हिस्टो तीनों चीज़ों में काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ें। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो बी है, ठीक है। इसके हाइपोटोनिक के लिए बहुत सारे बच्चों का कॉल आया था, इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ, और इसीलिए नहीं लेके आया हूँ ताकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो फिक्सेटिव यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, तो हाइपरटोनिक फिक्सेटिव, सॉरी आइसोटोनिक फिक्सेटिव यूज़ करते हैं हम लोग। जितने भी फिक्सेटिव होते हैं वो आइसोटोनिक फिक्सेटिव ही होते हैं, ताकि वो उसी शेप में उसको, ठीक है। म्यूजियम की बात करेंगे क्योंकि बॉडी को वैसे की वैसे बना के रखते हैं, ना उसको कम होने देते हैं और ना ही ज़्यादा होने देते हैं, स्वेल भी नहीं करेंगे और वो श्रिंकेज भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाइपोटोनिक में वो स्वेल हो जाती है और हाइपरटोनिक में वो श्रिंकेज हो जाएगी, आइसोटोनिक में उसका साइज से बना रहता है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी के लिए बताते हैं, आरबीसी के लिए भी बता दिए, और क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं और हर बार क्वेश्चन पूछे गए हाइपोटोनिक आइसोटोनिक के बारे में। सिंपल सा है, तीनों चीज़ें लिख लो। हाइपोटोनिक में जो भी फिक्सेटिव का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, ऑर्गन का क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर करेगा, ग्रो करे वो क्या, ठीक है, ट्रांसफर होगा, तो वो उसको बना देता है। आइसोटोनिक में दोनों का सेम रहेगा। और हाइपरटोनिक में क्या, हाइपोटोनिक में फिक्सेटिव का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऑर्गन का जो हमारा टिश्यू है उसके कंसंट्रेशन से ज़्यादा, तो क्या होगा, जो उसमें जो पानी रहेगा वो सब सारा के सारा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चले जाएगा, तो जो टिश्यू क्या हो जाएगा, हमारा श्रिंकेज हो जाएगा, आरबीसी भी क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस फिक्सेटिव इज नॉट गुड फॉर द सेल न्यूक्लियाई एसिड स्टडी। यह फिक्सेटिव सेल न्यूक्लियाई एसिड अध्ययन के लिए अच्छा नहीं है। कौन है, फॉर्मल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है, पिक्रिक एसिड है, या मर्क्यूरी क्लोराइड। सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, मैंने बताया था ना कि न्यूक्लियाई फिक्सेटिव, ठीक है, सेल न्यूक्लियाई, सेल साइटोप्लाज्मा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके 100 वो आया, ये हर एग्जाम में आएगा, और 100 संभवतः क्वेश्चन अगले नेक्स्ट बार आएगा, संभवतः 101% इन चीज़ों से आता है। फिक्सेटिव के ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, आते भी है, तो आप पढ़ ले अच्छे से। हिस्टोलॉजी में तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देंगे हम कि जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे। बस आप अपना एक मानवता के रूप पे आप सपोर्ट बनाए रखें, और सच्चा इंसान वही है जिसके अंदर मानवता जिंदी हो। हम इसीलिए नहीं जुड़ना चाहते, इसलिए जुड़ना चाहते हैं, हमें लोग जाने इसलिए नहीं जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। जो हमारे जो अंदर की जो क्वालिटी है वो आप में हर एक इंसान में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारे माध्यम से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मलिन तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड है वो इसका क्या है, सेल न्यूक्लियस नहीं है, ये साइटोप्लाज्मा हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो न्यूक्लियस के लिए नहीं है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर भी कर दे, ठीक है। हमारा तो एक ही उद्देश्य है। देखो इसमें क्या पूछा गया, फॉर्मल्डिहाइड पूछ लिया है, तो ये न्यूक्लियस, सिर्फ सेल न्यूक्लियस के लिए अच्छा नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर